आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रिएक्ट की सीरीज को। और मैं कुछ इस तरह से सोच रही हूँ कि रिएक्ट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको किसी न किसी मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं वहां पे आपने उसको ओपन कर लेना है VS कोड के अंदर, ठीक है। और जब VS कोड में आप आ जाए टर्मिनल के अंदर आपने ये कमांड लिखनी है npx create react app, इनके बीच में हाइफन है, कीप इट इन योर माइंड। और उसके बाद ये जो माई ऐप लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप जो भी नाम देना चाह रहे हैं अपनी ऐप का वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जब ये आप काम कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके नेट की स्पीड के ऊपर भी और आपके लैपटॉप जो पीसी जो भी यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आपके पास कुछ आ जाएंगे फोल्डर्स, एक पूरा पैकेज बंडल आ जाएगा। अब उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। उसके अंदर एक तो होगा नोड मॉड्यूल्स आपका, उसके बाद एक पब्लिक का फोल्डर होगा, एक सोर्स का फोल्डर होगा। इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि रिएक्ट काम किस तरह से करता है। रिएक्ट के अंदर आपको मिलेगा कि जी रिएक्ट के अंदर जी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सारे का सारा आप जो भी अपनी ऐप बनाई होती है एक फाइल के अंदर जाती है। उस फाइल ने अल्टीमेटली जाके HTML की फाइल के अंदर के थ्रू, क्योंकि ब्राउजर पे तो HTML नहीं जाना है तो उसके थ्रू जा रही होती है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पे इनफेक्ट जा रही होती है। तो index.html हमारी वो फाइल है जिसके अंदर हमारे पास एक अकलौती चीज ये डिव होता है, आईडी जिसकी होती है रूट। यहाँ पे आप आईडी चेंज भी कर दें तो इट डजेंट मैटर, आप इस आईडी को फिर अपनी दूसरी फाइल के अंदर भी सिर्फ चेंज कर लें। सिंपल कहने का मतलब ये है कि पूरा रिएक्ट की जो आप ऐप बनाते हैं वो ब्राउजर पे कहाँ से जा रही है, ये आईडी रूट के थ्रू जा रही है। ओके, तो आपको पब्लिक के अंदर ये index.html की फाइल मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सोर्स के अंदर और हम ये देखते हैं कि ठीक है जो आईडी रूट पे जा रही है हमारे जो भी ऐप है फाइनली वो किस फॉर्म में कहाँ पे, कुछ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कैसे वो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने index.js खोली है और यहाँ पे const root is equal to react dom.create root document.get element by id, और ये रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये रूट वही आईडी रूट है जो कि अभी हमने index.html में देखा है। तो इसके थ्रू react dom जो है वो रेंडर कराता है अपनी, हम जो भी ये चीज यहाँ पे पास करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे पास हुआ है हमारा ये ऐप, ठीक है। ये ऐप जो हमने कंपोनेंट बनाया है या आप कह सकते हैं इसको, ये जो ऐप बनाई है आपने ये पास हुई है, ये कहाँ पे आईडी रूट के अंदर, रूट के थ्रू index.html में ये जा रही है और ये है हमारा फ्लो इसका। तो हमने जो मेनली काम करना होता है, जो हमारे कंसर्न की चीज है फिलहाल अभी आपने खोल लेना है अपने पास ये app.js। app.js के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई होंगी आपने सारी की सारी वहां से खत्म कर देनी है। आपके पास सिर्फ ऊपर ये फंक्शन ऐप लिखा हुआ है और उसके बाद उसकी ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं और बीच में ये रिटर्न की स्टेटमेंट, इसको आपने छोड़ना है। बाकी सारे का सारा आप बेशक उसको डिलीट कर दें, ठीक है। और जो अब इसको हम अपने फंक्शन ऐप के अंदर देखते हैं कि हम क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि इनफैक्ट जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो किसी भी आप कीवर्ड के थ्रू बना रहे हैं, जैसे लेट के थ्रू सपोज यहाँ पे बना रहे हैं, इसको भी हम यहाँ से फिनिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए ऐप के अंदर से, ये सब कुछ रिमूव करना है और फिर उसके बाद जो है ना काम शुरू करना है, ठीक है। लेट मैं कहती हूँ कि वेरिएबल एक बना देते हैं, कोई भी वेरिएबल ही नाम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको कह देते हैं कि इज इक्वल टू, कोई नंबर डाल देते हैं, 2 डाल दिए जैसे। अब अगर इस वेरिएबल को हम किसी तरीके से शो कराना चाहें तो क्या हमारे पास तरीका होगा कि हम उसको यूज कर सकें। तो इनफैक्ट होता ये है कि जब भी हमने ये आपको जो नजर आ रहा है, देखिए डिव नजर आ रहा है, रिटर्न नजर, ये जस्ट आपको HTML की तरह के ये सारे और HTML के ही ये टैग्स हैं। तो अब जब जावास्क्रिप्ट हमने लिखनी है यहाँ पे तो उसके लिए हमें ये दोनों ब्रेसेस का एक पेयर डालना पड़ता है और उसके अंदर हम अपना वेरिएबल जो है, अब ये क्या काम कर रहा है, इस वेरिएबल को हमने डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं यहाँ से। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखना है बस ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड आपने लिख रहे हैं, चाहे कोई वेरिएबल बना रहे हैं, कोई अरे बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी
अब आपका जो है रिएक्ट उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, जब उसको ये दो ब्रेसेस नजर आएंगी, ठीक है। तो आपने हमेशा जो भी लिखना है उसको ब्रेसेस के अंदर लिखना है, कीप इट इन योर माइंड। हमने यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, लेट वेरिएबल, और जो है उसके बाद इज इक्वल टू 2 हमने किया, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो हमने इसको ब्रेसेस के अंदर लिखा है, तो अब ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पहली बात ये आपने याद रखनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि बनाने की कोशिश करते हैं, एक बना लेते हैं, काउंटर बना लेते हैं, ठीक है। तो और काउंटर बनाने के लिए यहाँ पे लेट हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, काउंटर नाम से बना लेते हैं, थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लेट और काउंटर, और इज इक्वल टू इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो इस डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्या कहा था कि ब्रेसेस के अंदर आपने डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट एक अपना वो जो वेरिएबल का नाम जो था काउंटर था हमारा, उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जब आप ये कर ले तो उसके बाद अब इसको रन करने के लिए क्या होगा, हम अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। न्यू पावर शेल यहाँ पे ओपन कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसको रन करने के लिए आपने क्या क्या कमांड यहाँ पे लिखनी है, npm start, ठीक है। आपने जब स्टार्ट करनी है तो ये एप्लीकेशन हमारे पास ब्राउजर में ओपन हो जाएगी, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, और उसके बाद जो है इस ब्राउजर 3000 की पोर्ट के ऊपर ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। वहां पे हम देखते हैं कि हमारा काउंटर जो है वो क्या है, जो हमने वैल्यू डाली है उसके अंदर 0 वहां पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसको हमने ये रिटर्न के अंदर इधर काउंटर जो है ब्रेसेस के अंदर डाला हुआ है। जस्ट वेट फॉर इट स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, पोर्ट हमारी ओपन होती है, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 पे ये हमारे पास ओपन हो चुकी है, ये आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली 3000 पे होती है। यहाँ पे हमारे पास होता है कि हम कस्टम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसको इसके ऊपर चला के जस्ट हमने अपने काउंटर की वैल्यू यहाँ पे देखनी है कि क्या डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा ये, और ये 0 आपको नजर आ रहा है, ये 0 वही 0 है जो हमने काउंटर की अपनी वैल्यू दी थी। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, वापस आते हैं। अब हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम अपने काउंटर पे वैल्यू को चाहते हैं कि किसी बटन के थ्रू हैंडल करें, और उसके बाद क्या हो कि वो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही हो, मेन हम ये चाहते हैं, ठीक है। जब हम ऐड का बटन जैसे हमने कोई बनाया है और हम उसको क्लिक करें तो उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही हो, तो हम उसके लिए ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं अपना, ठीक है। और फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, फंक्शन हम हैंडलर कह देते हैं इसको, ठीक है, कि ये हमारा एक बटन का हैंडलर है, तो हम इसको हैंडलर का ही नाम दे देते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हमने काउंटर प्लस प्लस कर दिया, और उसके बाद हम कंसोल लॉग करा के देखेंगे कि हमारे काउंटर की वैल्यू कंसोल लॉग पे हमें क्या नजर आती है। अब आते हैं नीचे रिटर्न, रिटर्न में क्या ये जो चीजें होती हैं जो डिस्प्ले में हमें दिखाने हैं ना, जो डिव दिखाना है, कोई हम उसके अंदर पैराग्राफ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे इस रिटर्न के अंदर लिखनी होती है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, और वो ये है कि यहाँ पे हमें एक सिंगल जो है तो ना पेरेंट एल चाहिए होता है, डिव। अगर आप किसी कोई एक डिव रख लें, जैसे हमने इस केस में डिव रख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप एम्प्टी फ्रेगमेंट रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपको जो है ना रिएक्ट ये कहता है कि आपने जो भी चीज बना रहे हैं, इट डजेंट मैटर जो भी क्या चीज आप बना रहे हैं, लेकिन उसको रैप करना है किसी न किसी एक सिंगल डिव के अंदर, या किसी कोई रैपर एक सिंगल चाहिए, ठीक है। यानी आप कहें कि वो सारी चीजें आप ना किसी किसी डब्बे में पैक करके देनी है, तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप डिव डाल दें। लेकिन अगर आप डिव भी नहीं बनाना चाहते तो फिर उसके बाद उसके लिए आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको रिएक्ट ये देता है कि आप इस तरह के एम्प्टी जो दो है ना, इनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आप ये भी बना सकते हैं। अब यानी इस दोनों के अंदर आप अपना कोड को अगर रैप करना चाहें तो आप ये काम भी कर सकते हैं, आपको रिएक्ट ये अलाउ करता है।
ठीक है। इन अवर केस यहाँ पे हमने सिंपल जो है ना एक डिव बनाया हुआ है जिसकी क्लास नेम हमने ऐप रखी हुई है। अब क्लास नेम की भी बात लगे हाथों करते चले जाएं कि हम वैसे सीएसएस की जब क्लासेस बनाते हैं, जब जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे वहां पे हम सिर्फ क्लास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लास और ये एन कैपिटल के साथ क्लास नेम का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी सीएसएस क्लास देने के लिए यूज करते हैं वही डॉट करके और ब्रेसेस के अंदर उसी तरह से लिखते हैं सीएसएस की फाइल में, लेकिन यहाँ पे क्लास नेम लिखना होता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि रिएक्ट में जो कि जब क्लासेस बनती है मेनली तो अभी फंक्शनल कंपोनेंट बनने शुरू हुए हैं, स्टार्टिंग से तो रिएक्ट पे क्लासेस ही बना करती थी, तो वो क्लास का कीवर्ड और ये क्लास दोनों आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था, जिसकी वजह से इसको क्लास नेम के थ्रू जो है एक्सेस किया जाता है सीएसएस को। कीप इट इन योर माइंड, ये आपने ज़हन में रखना है यहाँ पे एक बात। और दूसरी ये कि किसी न किसी डिव में या कहीं पे आपने रैप करके अपना कोड देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे एरर फेस करना पड़ेगा। अब हमने एक डिव यहाँ पे और बना लेते हैं और जो है उसके अंदर हम अपनी चीजें रैप अप करेंगे। यानी वो बाहर वाला डिव तो मस्ट भी चाहिए ही चाहिए ना, तो हम एक अंदर भी एक यहाँ पे एक डिव में डालना चाह रहे हैं सारी चीजें। वो हमारे लिए ऑप्शनल है कि हम अगर डालना चाहें या ना डालना चाहें। और यहाँ पे क्लास नेम इसको दे देते हैं कि सपोज ये हमारा बॉक्स है जो हमारी बाकी चीजों को रैप कर रहा होगा, तो हम इसको बॉक्स दे देते हैं। ठीक है, और हमें ये फॉर नथिंग की ये चल रही है। अच्छा, उसके बाद डिव होगी, क्लास नेम होगी। अब यहाँ पे हमारा ये डिव क्लोज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इसको डिव को किसको क्लोज करते हैं। और ये काउंटर जो है ना हम इसको डाल देते हैं एक पी टैग के अंदर। हम चाहेंगे कि ये पी में हो, ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में इस काउंटर को हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे, तो इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे पी के अंदर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ये चाहेंगे कि ये हमारा जो पी है ना, ये भी हमारी इस डिव जो है बॉक्स नाम का है, कंट्रोल एक्स और इसके अंदर इसको रैप करते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये बाहर वाला ऐप का हमारा ये जो रैपर डिव हो गया। उसके बाद अगला जो है हमारा ये बॉक्स का डिव हो गया, उसके बीच में हमने पी लिखा है। अब हम चूंकि काउंटर बना रहे हैं, हमें इंक्रीमेंट कराना है, तो इंक्रीमेंट कैसे कराना है? हमने जाहिर है कि बटन के थ्रू कराना होगा, तो हम अब एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडलर। हैंडलर ये जो हमारा फंक्शन है हमने ये पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी ब्रेसेस के अंदर पास किया है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे हम ऑन क्लिक हैंडलर जो दे रही है, तो हमें इसको भी ब्रेसेस में पास करना होगा। ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं, जाके देखते हैं, हम पर्टिकुलरली हम ये कंसोल डॉट लॉग करा के देखना चाहेंगे कि हमारे पास क्या इंक्रीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे बटन, और इसको हम ऐसा करते हैं कंसोल लॉग कराना है तो उसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये कंसोल। अब हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे 1 आ गया, सेकंड क्लिक किया 2 3 4, यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 1 9 2, लेकिन ये जो हमारा 0 लिखा हुआ था ये बिल्कुल भी इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो रही। एक्चुअली तो हम ये चाहते थे कि हमारा काउंटर तो ये है, हम इसको बना रहे हैं ना, हम बटन ये चाह रहे थे कि इसके थ्रू हम इसको इंक्रीमेंट कराएं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि कंसोल में यानी इनफैक्ट तो हमारे काम कर रहा है कोड के वो वैल्यू तो हमारी इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, अब और मैं दोबारा भी क्लिक करूँ 6 हो गया 7 हो गया, यानी हर क्लिक के ऊपर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूआई है, यानी जो हमने ये रिटर्न कराए डिव और उसके अंदर ये पैराग्राफ के अंदर हमने जो 0 की वैल्यू डाली है, ये इंक्रीमेंट हमारे पास नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये इस वजह से आता है कि क्योंकि रिएक्ट में पहले लिखी जाती थी क्लासेस। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट बनते थे रिएक्ट के वो सारे के सारे क्लासेस में होते थे, और क्लासेस में हमारे पास दिस होता है। दिस जो है ट्रैक कर रहा होता है हमारी सारी चीजों को, जो भी हमारे क्लास के एलिमेंट्स बने हुए होते हैं उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हो, मेथड्स हो, जो कुछ भी क्लास में होता है वो उस दिस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो उस दिस के थ्रू हम एक्सेस कर लेते थे, जहां पे भी हमें उस क्लास से रिलेटेड उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज एक्सेस करनी होती थी। अब बन गए हमारे पास रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट बहुत हैंडी है, इजी है, हायर ऑर्डर फंक्शन की वजह से स्पेशली बहुत हमें अच्छी यहाँ पे यूटिलिटीज मिली थी। लेकिन वो अब दिस तो हमारे पास क्लासेस वाला तो यहाँ पे था नहीं, तो ये रिएक्ट का एक ऐसा प्रॉब्लम था
जिसकी वजह से जो है ये इंक्रीमेंट हमारे पास ये जो अब हमें नजर नहीं आ रहा, यानी कि डायनामिकली हम जो भी चीजें चेंज करना चाह रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसका हल निकाला गया ये कि रिएक्ट वालों ने उसके लिए कुछ हुक्स बनाए थे, ठीक है, जिनमें से एक हुक जो है उसका नाम है यू स्टेट। और यू स्टेट ये अब हमारी ये स्टेट है ना, एक्चुअली जो स्टेट जिसको हम डायनेमिक करना चाह रहे हैं, अब जैसे बटन क्लिक के इवेंट हैंडलर के थ्रू हम इसको एक्सेस इंक्रीमेंट करने की कोशिश करें जो कि नहीं हो रहा हमारे यूआई पे, तो इसका हल निकाला गया था हुक्स के लिए। अब हम देखेंगे कि हम अपने हुक को कैसे यूज करते हैं। और अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई कि क्या है मेनली कि इनफैक्ट यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा था लेकिन हमारा यूआई उसको हमें दिखा नहीं रहा था, ठीक है। तो इसके अब इसका हल क्या किया जाए जी, इसका हल है हुक्स। तो अब हम अपना पहला हुक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हमें कंसोल लॉगअप कराने की जरूरत नहीं है और हम चाहेंगे कि यूआई हमारी स्टेट के ऊपर ही यहाँ पे हमें नजर आए। अब उसके लिए आपने क्या करना है, इंपोर्ट करा लेना है और यहाँ ब्रेसेस के अंदर लिखना है यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। आपने ये वाली लाइन ऑफ कोड यहाँ पे मेंशन कर देनी है अपने पास, तो आपके पास ये यूज स्टेट का हुक आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये यूज स्टेट का हुक एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है। हम इसको लॉक करा के देखते हैं कि इनफैक्ट इसके अंदर मौजूद क्या होता है, कि ये जिसके लिए हम इतना दावा करेंगे जी ये हमारी स्टेट को जो है वो मेंटेन करेगा और जी हमारा ये वाला जो यूएपी स्टेट हमारी अपडेट नहीं हो रही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये यूज स्टेट को यूज करने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर वैल्यू इस तरीके से जैसे हम फंक्शन में पास करते हैं ना उस तरीके से पास करते हैं। अब मैं इसको कंसोल लॉग कराने की कोशिश करती हूँ और हम देखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग अगर कराएं तो इसके अंदर मेनली हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इसका यूज तो हम बाद में करेंगे ना, पहले इसको जांच पड़ताल तो कर लें कि इसके अंदर एक्चुअली चीजें हैं क्या क्या, यूज स्टेट हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यूज स्टेट के अंदर ये 0 को पास किया और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा दिया इसको। अब इसको हम इसको लॉग करा के देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे क्या हमें नजर आता है। क्या हमारी टाइपो यहाँ पे नहीं सही है, चले जस्ट इसको रन होने देते हैं। और यहाँ पे देखें कि कंसोल लॉग पे हमने वहां पे कौन सी वैल्यू दी हुई है, एक्सक्यूज मी, तो 0 की वैल्यू पास की हुई है। और दूसरा तो हमारे पास ये जब कंसोल लॉग मैंने यूज स्टेट को कराया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही है। फर्स्ट वैल्यू जो हमारी 0 है और कॉमा और उसके बाद एफ क्या है, ये एक फंक्शन है। यानी इसका मतलब हुआ कि यूज स्टेट हमें दो चीजें दे रहे हैं, एक तो जो हमारी वैल्यू है वो आप कह सकते हैं कि जी एक कोई वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू, और दूसरा होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन, हाँ अब इसको ओपन करती हूँ मैं, तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन का नेम लेंथ इज इक्वल टू 1 और जो है नेम बाउंड डिस्पैच सेट स्टेट। यानी ये क्या है कि ये एक्चुअली हमारी डिस्पैच कर देता है हमारी सेट स्टेट को यहाँ पे, और इसके थ्रू इस फंक्शन के थ्रू अब हम अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। और जो हमारा प्रॉब्लम था कि हम इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं करा रहे क्योंकि स्टेट नहीं चेंज हो रही। थोड़ी सी बात, अब स्टेट नहीं चेंज हो रही की बात हो रही है तो ये भी बताती चलूं कि रिएक्ट में और दूसरे जब हम ब्राउजर में वैसे चलाते हैं कुछ एप्लीकेशन, तो उनका मेन डिफरेंस क्या होता है। जब हम अपनी एप्लीकेशन वैसे चला रहे होते हैं HTML CSS के थ्रू चला रहे होते हैं, तो वो हमारी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है डॉम है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसके ऊपर हमारे सारी की सारी चीजें उस हियरार्की के अंदर वो सारी चीजें जो हम डिव बना रहे हैं, पैराग्राफ बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे होते हैं ना, वो वहां पे जा रही होती है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्ट की सबसे अच्छी चीज ये है, सबसे ज्यादा पसंद इसलिए किया गया था कि इसने कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी दे दी कि उसने कहा कि जब उस पर काम करते हैं जेएस में, जब वैसे नॉर्मली हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो हमें री रेंडर करानी पड़ती है पूरी की पूरी एप्लीकेशन। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो वो रेंडर होता तो पूरे का पूरा पेज, तो जाहिर है कि आप थोड़ी थोड़ी भी चेंज करें कुछ भी, तो हर दफा अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन या आपका पूरा पेज रेंडर होगा तो वो ज्यादा टाइम लेता है। तो रिएक्ट की ज्यादा पॉपुलैरिटी ही इस वजह से हुई थी कि उसने ये इस तरह की फंक्शनैलिटी दी है कि उसमें पूरे पेज को रेंडर कराने की जरूरत ही नहीं होती। तो फिर रिएक्ट किस तरह से काम करता है, रिएक्ट इस तरह से काम करता है कि जैसे ब्राउजर के अंदर डॉम मौजूद है उसकी एक कॉपी, जैसे आप कह दें कि वो आपकी मेमोरी के अंदर ही एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देता है। और वो वर्चुअल डॉम इस तरीके से काम कर रहा होता है कि जिस पोर्शन के अंदर आपने चेंज की है, सपोज आपके पास एप्लीकेशन है और उसके सिर्फ आपने पैराग्राफ में कुछ चेंज किया है
या कोई किसी वेरिएबल की स्टेट चेंज की है, कुछ किया, तो सिर्फ वो पोर्शन जो है वो रेंडर होगा, बाकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपकी री रेंडर करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए रेड की एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट होती हैं और उसको जो है स्केलेबल होती हैं। इस वजह से जो है हम आज जो ट्राई कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने की, उस ब्राउजर वाले डॉम से हट के अब ये क्या होगा, एक वर्चुअल डॉम है जिसके ऊपर जो है स्टेट का सिर्फ वो पोर्शन हमारे पास री रेंडर होगा, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को हमें रेंडर कराने की दोबारा जरूरत नहीं होती। तो ये बात होगी कि रिएक्ट मेनली जो है उसका डॉम किस तरह से काम करता है। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ और हम अपने ट्राई करते हैं जनाब कि अपने यूज स्टेट को अब हम यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। ये बात तो हमने समझ ली कि यूज स्टेट जो क्या करता है कि यूज स्टेट हमें मेनली दो चीजें दे रहे हैं, एक वेरिएबल दे रहे हैं और दूसरा एक फंक्शन दे रहे हैं, और उस फंक्शन के थ्रू हमें अपनी स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, तो हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ एक कॉन्स्ट बनाते हैं और हमें पता है कि हमें वो अरे की फॉर्म में दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक अरे ही पास करनी होती है। नाम अब एक आपका वेरिएबल होगा और एक उसका जो है फंक्शन होगा। नाम काउंट और सेट काउंट रखा है, इससे रिलेटेड काउंटर से रिलेटेड आप चाहे कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि जो फंक्शनैलिटी उससे रिलेटेड नाम रखा जाए। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि ये रिएक्ट के बिल्ट इन कुछ नहीं है। यहाँ पे काउंट और सेट काउंट दोनों कौन सी चीजें हैं, जस्ट काउंट एक वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है, और जो है सेट काउंट क्या होगा, सेट काउंट हमारा फंक्शन है जिसके थ्रू हमने स्टेट चेंज करनी है। अच्छा, आपने करना यह है कि ये बना के उसके बाद इक्वल करके यूज स्टेट यहाँ पे, और उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पास कर देनी है जो फर्स्ट आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि हमने यहाँ पे इसको 0 असाइन कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे जो हम काउंटर प्लस प्लस कर रहे थे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, काउंटर को प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको हम अपने सेट काउंट के थ्रू जो है मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने सेट काउंट के अंदर पास कर दिया काउंट +1। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसी को ना डायरेक्ट काउंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहां से हटा देते हैं। अब हमने क्या किया है कि हमने सेट काउंट के अंदर काउंटर को +1 कर दिया। आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, काउंटर +1 करके लिखे, काउंटर प्लस प्लस करके लिख सकते हैं, काउंटर प्लस इक्वल करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें से जो भी चीज करना चाहिए। यहाँ पे मैंने काउंटर +1 लिख दिया। ठीक है, मेनली ये है कि हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन हैंडलर के अंदर ये चीज लिख दी। उसके बाद बाकी जो है हम अपने रिटर्न वाली स्टेटमेंट पे आते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट में हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ हम पैराग्राफ के अंदर अपने काउंटर को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, और ऑन क्लिक का एक हैंडलर है जो क्लिक के ऊपर, ये हैंडलर हमारा वही फंक्शन, उसके अंदर हमने कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने काम क्या किया है, हमने काम ये किया है कि हम अपने यूज स्टेट को जो है =0 किया है, और हमने अपने एक वेरिएबल और एक जो है यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया और एक जो है साथ फंक्शन उसका बनाया है, जो कि हमें पता है कि यहाँ पे वही इस फंक्शन के थ्रू हमने चेंज करना होता है अपनी स्टेट को। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि अपने बटन को भी एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे CSS के लिए। तो यहाँ पे इसको क्लास नेम =, ऐड है हमारा क्लास, ये हमने इसको क्लास दे दी। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं कि क्या अब काम कर रहा है हमारा बटन या नहीं कर रहा। कंसोल की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। और अब देखिए मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, अब ये हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने आज क्या समझा, आज हमने ये समझा कि रिएक्ट के अंदर हुक्स को कैसे यूज किया जाता है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ एक दूसरा बटन क्रिएट करके आप सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी होगी। अगर कहते हैं तो मैं जल्दी से एक आपको बना भी देती हूँ। आप उसका नाम आप इसी फंक्शन को करें कॉपी। ठीक है, Ctrl+C करते हैं इधर, और नीचे इसको Ctrl+V। हमने अब स्टेट में क्या चेंज करना है, वहां पे हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे हैंडलर सब कर देते हैं। ठीक है, ताकि फंक्शन का नाम चेंज हो। तो उसके बाद हमने क्या करना है, वहां पे हम +1 कर रहे थे, यहाँ पे हमने -1 कर देते हैं ताकि वो डेक्रीमेंट हो जाए हमारे पास। ठीक है, इसको
जस्ट हमने काउंटर को -1 किया और हमें यहाँ पे इसको हैंडलर सब को किसी न किसी बटन के थ्रू टैकल करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, यहाँ पे भी ये क्लिक की जगह हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं ताकि दोनों बटनों का हमें फर्क पता चले कि कौन सा हमारा एडिशन कर रहा होगा, कौन सा हमारे सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको सब कर देते हैं और हैंडलर सब हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, यही नाम था शायद। ठीक है, और इसका क्लास का नेम हम कर देते हैं सब। चलिए अब जाते हैं ब्राउजर पे और जस्ट देखते हैं कि क्या चल रहा है वहां। तो अब हमारा ये दूसरा बटन भी बन चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है। अब मैं इसको डेक्रीमेंट करा रही हूँ। अब ये देखें हर क्लिक के ऊपर ये कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये इंक्रीमेंट ऐड का बटन हमारा इंक्रीमेंट कर रहा है और ये हमारा जो है डेक्रीमेंट कर रहा है। तो दोनों हमारी फंक्शनैलिटीज हो गई, यानी हमने हुक्स का यूज करके अपनी स्टेट यहाँ पे चेंज कर ली है। ये जो CSS है जो अप्लाई हुई है यहाँ, ये कहाँ, ये भी मैं आपको दिखाती चलूं। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पे app.css, यहाँ पे इंपोर्ट हमने कराई हुई है और ये app.css के अंदर ये सारी CSS मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से CSS ये ले सकते हैं और इसको ट्राई करें। और भी इसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं वो करें, डिफरेंट स्टेट्स को चेंज करें। और अभी तो हमने ये एक नंबर के थ्रू किया, इसकी स्टेट चेंज की है। नेक्स्ट हम कल ऐसा करेंगे कि कुछ अरे, ऑब्जेक्ट, लिस्ट, इस तरह की चीजों को भी जो है कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि हम उस नंबर के अलावा अगर हमारे पास कुछ हो तो हम उसमें स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।